हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स के एक तरफ से सारे रूल्स और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, 1 बाय 1 मिलेंगे। मतलब आपकी वो पढ़ाई ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जो आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाए, रेगुलर क्लासेस आपको मिलें, ये सब कुछ यहाँ है। मतलब हम आपके लिए 24/7 हाजिर हैं। अब आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होगी, जब दिल चाहे तब पढ़ाई करिए, पढ़ाई का कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम ये आपको आश्वस्त करा देते हैं कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। हमने स्पेशली इनकम टैक्स के लिए भी पूरी क्लासेस बना रखी हैं। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि इवन किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको एक एक टॉपिक इनकम टैक्स के क्लियर नहीं कराए जाते, या उतना वक्त नहीं होता कि नहीं कराए जा सकते। हम ये सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए आपके लिए इनकम टैक्स की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। हमने आपके लिए पीछे इनकम टैक्स के शुरुआत के जितने लेसन हैं, इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, नॉन टैक्सेबल इनकम और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशली इनकम फ्रॉम सैलरी, पूरा लेसन पढ़ा दिया। लेकिन जब मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी की शुरुआत की तो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने ये कहा था कि आपको ये 2 टुकड़ों में अब बांट दी गई है। जैसे हम किसी भी संस्था या व्यक्ति के यहाँ यदि नौकरी शुरू करते हैं तो मालिक और कर्मचारी का संबंध बनता है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और वो संबंध आपके नौकरी के समाप्त हो जाने के बाद समाप्त नहीं होता। मतलब आप अपने यहाँ या अपने मालिक के यहाँ एक निश्चित उम्र तक या एक निश्चित समय सीमा तक काम करते हैं, और काम करने के बाद आप रिटायरमेंट प्राप्त करते हैं। या कभी कभी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोगों को किसी असमर्थतावश, बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से, या वो अब कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते किसी दुर्घटनावश, तो उनको नौकरी से हटना पड़ता है। तो उस दशा में भी मालिक द्वारा कर्मचारी को कुछ सहायता दी जाती है, उन्हें हम रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। ठीक, मतलब एक मालिक अपने कर्मचारी को नौकरी में रहते हुए भी सुविधाएं देता है, वेतन देता है, भत्ते देता है, वो हम पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन एक मालिक अपने कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं उसे देगा, उन सुविधाओं को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेसन होगा वेतन अवकाश ग्रहण से आय। मतलब यहाँ हम अगर नौकरी को बांटें तो कितने तरीकों में बांट सकते हैं? 2। एक होता है सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां, और एक होती है सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाली प्राप्तियां। ड्यूरिंग सर्विस टाइम, आफ्टर रिटायरमेंट। सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां क्या है कि आपकी नौकरी चल रही है, आप एक निश्चित समय सीमा के दायरे में हो, आप काम करते हो, और मालिक द्वारा आपको प्रतिफल स्वरूप वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां कहते हैं। और एक ये कि जब आपकी नौकरी समाप्त हो जाए
तो आपके मालिक द्वारा कुछ विशेष चीज़ें आपको दी जाती हैं, उन्हें अवकाश ग्रहण पर मिलने वाली सुविधाएं या प्राप्तियां कहा गया है। कौन? ये 6 हैं। ग्रेच्युटी, अब सब एक एक करके आप विद डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले नाम जान लीजिए। ग्रेच्युटी पेंशन, अर्जित अवकाश वेतन या इसे ही इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहा जाता है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण। छटनी कंपनसेशन किसके लिए? रिट्रेंचमेंट के लिए। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट, और अंत में प्रोविडेंट फंड। तो पूरी बात क्या बनी कि जब कोई मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में जो निश्चित पारिश्रमिक देता है उसे वेतन कहते हैं। उसमें वो सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं जो उसे सेवा में रहते हुए मालिक से मिलती हैं। लेकिन ये सब चीजें तो तब थी जब हमारी नौकरी चल रही थी, वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। जिस दिन हमारी नौकरी समाप्त हुई उस दिन या उसके बाद भी हमें हमारे मालिक से कुछ मिलेगा। तो अभी संबंध समाप्त नहीं हुए। कहने का तात्पर्य वो अब भी आपका मालिक और आप उसके कर्मचारी। तो अगर आपके जीवन भर में आपके मालिक से आपको कुछ मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी, तो वो आपके लिए वेतन शीर्षक में ही दिखाया जाएगा और उन्हें ही रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। और ये कितने हैं? 6। इन्हीं को हम इस लेसन में पढ़ेंगे और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए कि कोई एक इसमें से 10-10 नंबर के रूल में लिखने के लिए आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रेच्युटी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रेच्युटी है। तो प्यारे दोस्तों, काहे चिंता करते हैं? हम हैं ना। तो चलिए हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर रिटायरमेंट बेनिफिट की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम आपको रेगुलर क्लासेस दें, तो आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे रेगुलर क्लास पाएंगे। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की कोई हिंदी नहीं है, लेकिन मैं स्पेशली आप कह सकते हो कि इस शब्द को कृपा राशि या अनुग्रह राशि कहता हूं। क्यों? और भाई डेफिनेशन तो इनकम टैक्स में किसी चीज की ना है, तो इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। आयकर अधिनियम में ग्रेच्युटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम आपके लिए एक परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके मालिक और आप हमारे कर्मचारी। जब आपकी काम करने की उम्र है, मतलब आप काम कर सकते हो, आपके हाथ पैर हड्डियां उतनी मजबूत हैं। भाई इंसान तो एक पुतला मात्र है, कह लीजिए हांड माश का बना हुआ पुतला। आज हम काम करने के योग्य हैं, कल हम काम करने के योग्य नहीं होंगे, अस्वस्थ होंगे, असमर्थ होंगे, वृद्ध होंगे। तो जब हमें काम करने की वो उम्र थी, समय था, जज्बा था, तो हमने मालिक के यहाँ काम किया। और जब हम उस पड़ाव पे आ गए कि अब हम काम नहीं कर सकते या उस बेहतरी के साथ नहीं कर सकते, तो हमने रिटायरमेंट हासिल कर लिया। अब मालिक यहाँ काम ये करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम कर रहा था, तो अपनी उम्र उसने उसको दे दी, वो काम करता रहा। जब रिटायर हुआ तो मालिक उसके आने वाले जीवन के लिए उसको नकद सहायता देता है। जब आने वाले उसके जीवन के लिए उसको नकद सहायता दी जाती है, जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं होता, ये मालिक की ओर से दी गई कृपा है, अनुग्रह है। इसीलिए इसको हम कृपा राशि या अनुग्रह राशि कहते हैं, और आप उसे क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी। कंफर्म? फिर से जान लीजिए कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद
या उसकी मृत्यु पर उसके परिवार वालों को, या कार्य करने में असमर्थ हो जाए तब भी अगर मालिक अपने कर्मचारी को कुछ नकद राशि देता है तो उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ठीक, आपने डिफाइन कर लिया। और ग्रेच्युटी कर्मचारियों को 3 भागों में बांट देती है। कैसे? आइए हम एक तरीके से आपको समझाते हैं। तो पूरी बात क्या बनी कि जब कभी कोई मालिक अपने कर्मचारी के अवकाश ग्रहण के बाद या उसकी मृत्यु पर उसके परिवार वालों को अगर मालिक कर्मचारी को कुछ नकद राशि देता है तो उसे ही ग्रेच्युटी कहते हैं, कृपा राशि कहते हैं। तो जब भी आपको ग्रेच्युटी मिले तो ग्रेच्युटी की करयोग्यता क्या होगी, हमें ये जानना है। कारण हम वेतन से आय पढ़ रहे हैं और हमारे लिए सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना करयोग्य होगा उतना वेतन में जोड़ दिया जाएगा और जो करमुक्त होगा वो छोड़ दिया जाएगा। तो सबसे सीधा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हमें पता लगाना है कि कितना करयोग्य है और कितना करमुक्त है। तो सबसे पहले हम ग्रेच्युटी की करयोग्यता या करमुक्ति परखते हैं। तो आइए ग्रेच्युटी के लिए हम कुछ नियम जो आयकर अधिनियम में बनाए गए हैं वो शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पूरी बात आपने क्या जान ली, आज की क्लास का एक थोड़ा सा रिवीजन आपको मिल जाए कि जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के बदले में निश्चित पारिश्रमिक देता है, उसे वेतन, इसमें वो सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं जो मालिक द्वारा कर्मचारी को दी जाती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें थी जो मालिक कर्मचारी को नौकरी में रहते हुए देता था। जब कर्मचारी की नौकरी समाप्त हो गई तब भी मालिक कर्मचारी को कुछ विशेष चीज़ें देता है, उन्हें हम रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। और इस पूरे लेसन में या हम यूँ कह लें आगे आने वाली कुछ चंद क्लासों में इसे हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो सुविधाएं कौन कौन सी हैं? 6, उन्हें ही हम रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। पहला है ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति और प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि। मतलब टोटल कितने हैं? 6। तो पहली क्लास आज आपके लिए ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी को हमने अभी डिफाइन किया कि ग्रेच्युटी कहते किसे हैं। आइए अब हम ग्रेच्युटी की करयोग्यता परखते हैं। क्या ग्रेच्युटी करयोग्य होगी? क्या ग्रेच्युटी करमुक्त होगी? अगर करयोग्य होगी तो कितना और करमुक्त होगी तो कितना? ठीक है, ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी का अर्थ जान लेने के बाद हम ग्रेच्युटी की करयोग्यता परखेंगे। भाई मतलब हमने ये पढ़ा है वेतन में जितनी चीज़ें करयोग्य होंगी वो जोड़ देंगे, जो चीज़ें करमुक्त होंगी वो छोड़ देंगे या घटा देते हैं जितना मिलता है उसमें से। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा अगर किसी कर्मचारी को मृत्यु मतलब उसके परिवार वालों को मिलेगी या उसके रिटायरमेंट के बाद स्वयं कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी करमुक्त होती है या करयोग्य। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेच्युटी की करयोग्यता परखनी है तो हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। पहले सिंपल वे में आप जान लीजिए ग्रेच्युटी कहते किसे हैं। तो मैंने ये बताया कि अगर मालिक अपने कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद या कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को कुछ नकद सहायता देता है जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं, उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। जब भी आप ग्रेच्युटी मिले कर्मचारी को, पहली चीज़ तो यह है रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। अब मान लीजिए ग्रेच्युटी मिली तो ग्रेच्युटी मिलने पर तुरंत आप ये देखिए वो कर्मचारी कैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रूल हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दूसरे नंबर पे गैर सरकारी कर्मचारी। हमें जब ग्रेच्युटी हल करनी है या हम यूँ कह लें ग्रेच्युटी की करयोग्यता,
तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो कर्मचारी कैसा था, वो सरकारी कर्मचारी था या गैर सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता सभी के कर्मचारी आते हैं, या स्थानीय सत्ता नगर पालिका आदि जो होती हैं उन सबके कर्मचारी को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ के लिए सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाता है। फिर से ध्यान दे लीजिए, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली तो वो कर्मचारी कैसा था। मतलब अब तो वो रिटायर हो चुका होगा भाई, ग्रेच्युटी या तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी या तो मृत होने के बाद उसके परिवार वालों को। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा वो जो उनकी सेवा थी वो सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट नौकरी थी। सरकारी कर्मचारी के लिए क्या क्या कहा गया है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी रहा हो या राज्य सरकार का रहा हो या स्थानीय सत्ता का रहा हो। और दूसरे नंबर पर आता है गैर सरकारी कर्मचारी। ये भी दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। कितने टुकड़ों में? दो। कौन कौन से? वे कर्मचारी या हम इसे थोड़ा और डीपली डिफाइन कर लें, ये कितने टुकड़ों में टूट जाएंगे? दो टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक, दो टुकड़ों में टूट जाएंगे। वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं और इधर आ जाएगा वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। मतलब अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 डज नॉट अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत नहीं आते। मतलब आपको कितने कैटेगरी बन जाएंगी? दो। तो मतलब यहाँ पे ये कर्मचारी के ग्रेच्युटी पाने के लिए कितनी कैटेगरियाँ दिखने लगती हैं? 3 दिखने लगती हैं। हम जड़ से जान लेते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने ये कहा यूं कि जड़ से जान लेते हैं क्योंकि अब यहीं से चीज़ें बदल जाएंगी और आपको अब रूल मिल जाएंगे। तो पहले हम पूरी चीज़ें क्लियर कर लें कि अगर कोई मालिक अपने कर्मचारी के रिटायरमेंट पर या उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को उसके पीछे नौकरी के परिणाम स्वरूप अपने कर्मचारी को कुछ नकद सहायता देता है जो मालिक देने के लिए बाध्य नहीं है, तो उसे ग्रेच्युटी कहते हैं, अनुग्रह राशि कहते हैं या कृपा राशि कहते हैं। जब भी किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिले, यदि वो कर योग्य होगी तो उसके वेतन शीर्षक से आय में जोड़ दी जाएगी, और अगर वो करमुक्त होगी तो उसके वेतन शीर्षक से आय में नहीं जुड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ग्रेच्युटी कब कर योग्य होगी और कब करमुक्त होगी। तो हमने रूल जानना चाहा। तो जैसे ही हम ग्रेच्युटी की कर योग्यता परखते हैं तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि वो कर्मचारी कैसा है, सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो या वो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो या स्थानीय सत्ता का कर्मचारी हो, उसे हम सरकारी कर्मचारी ही कहेंगे। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद मिले या मृत्यु के बाद मिले, और ध्यान रहे
अगर एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट जगह जॉब करना शुरू कर देता है, तो उदाहरण लीजिए किसी आर्मी के कर्मचारी का, मान लीजिए कोई आर्मी मैन हो, तो बेसिकली उसकी 15 साल की जॉब होती है। 15 साल वो जॉब किया, अगर प्रमोशन नहीं लिया तो वो 15 साल में रिटायरमेंट, और काफ़ी यंग एज में भर्ती होते हैं, 20-22 साल में भर्ती होते हैं, 35-37 साल में वो घर पे। तो उसके बाद वो दूसरी जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट बैंकों में उन्होंने गार्ड की नौकरी कर लिया, या किसी सिक्योरिटी संस्थाओं में जॉब पा लिया, या कहीं और भी वो गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। तो मान लीजिए वो उस संस्था से रिटायर हुए, तब वो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बैंक में जॉब कर ली, वो प्राइवेट संस्था है। तो क्या रूल बदल जाएंगे? नहीं, तब भी यही रूल होंगे। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आपने नौकरी से रिटायरमेंट के बाद क्या करना शुरू किया, उससे इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्रेच्युटी दी गई वो पीछे वाली नौकरी के लिए दी गई, और वो पीछे वाली नौकरी क्या थी? सरकारी कर्मचारी थे आप। तो अगर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली तो वो पूर्णतया करमुक्त होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरी तरह से करमुक्त होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। ठीक है, जितना मिलेगी पूरा का पूरा करमुक्त होगी, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आपने नियम क्या बनाया? अगर किसी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को अगर रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है तो वो पूरी पूरी करमुक्त होती है, उस पर कोई कर नहीं लगता। चलिए मान लिया, मतलब ग्रेच्युटी कर योग्य किसके लिए है? गैर सरकारी कर्मचारी को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो कर योग्य है। लेकिन इन पे भी कुछ रूल हैं। वो रूल क्या है? जैसे ही वो ग्रेच्युटी की बात करते हैं तो ये धारा 10 की उपधारा 10 में है। ग्रेच्युटी के नियम किस में है? धारा 10 की उपधारा 10 में है। मान लिया सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेच्युटी मिलती है ये धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 1 में है। किसमें है? धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 1 में है। ठीक है, अब ये गैर सरकारी कर्मचारी, तो यहाँ पे कभी कभी धारा भी लिख के आ जाती है बेटा। तो धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 2 में ये आते हैं वे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है, वो धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 2 में आते हैं। और ये वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते, इन पे धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 3। ठीक है, पूरी बात जान लिया। तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली तो पूर्णतया करमुक्त। अगर किसी गैर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली तो वो 2 नियमों में बटे हुए हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। अच्छा, ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 होता क्या है? वो कर्मचारी पर लागू नहीं होता, वो संस्था पर लागू होता है जहां आप काम करते हो। तो मान लीजिए जिस जगह आप काम कर रहे थे, पिछले 12 महीने में वहां किसी भी दिन, जस्ट सिंगल डे, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर वहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी, बाद में भले ही कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पिछले 12 महीने में वहां किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक थी तो उस संस्था पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होगा। और अगर एक बार लागू हो गया तो लागू ही रहेगा, फिर संख्या कम हो जाने के बाद भी वो अधिनियम हटता नहीं है। और जहाँ पे पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या 10 नहीं पहुँची, वहाँ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। ठीक है, पूरी बात आपने समझ ली? बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अभी पहले आप पूरा नियमों को तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको चुन चुन के समझाते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेच्युटी की कर योग्यता परखनी चाहिए कि ग्रेच्युटी मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, आप थ्योरी लिख सको। तो अगर ग्रेच्युटी आई तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करना ग्रेच्युटी कहते किसे हैं, वो मैंने बता दिया।
फिर हम ग्रेच्युटी की कर योग्यता परख रहे हैं। तो अगर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या स्थानीय सत्ता का, पूर्णतया कर मुक्त। अगर गैर सरकारी कर्मचारी को मिलती है तो दो नियम। गैर सरकारी कर्मचारी को मिलती है तो दो नियम। वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं और वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा वे कौन से कर्मचारी हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने बताया, जिन संस्थाओं में पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी तो उन संस्थाओं पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। और एक बार कर्मचारियों की संख्या 10 पहुंच गई तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हुआ, तो फिर बाद में वो हटेगा नहीं, उस साल के लिए तो नहीं हटेगा। ठीक है, फिर पूरे साल माना जाएगा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू। और अगर पूरे साल में वहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 नहीं पहुंची तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये धारा दे दी जाती है कि धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 2 के अंतर्गत निकालिए, तो मतलब वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 3 में निकालिए तो मतलब वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। और धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 1 तो कर मुक्त है। कन्फर्म। अब इनके लिए रूल क्या है? अब ये रूल हम चाहते हैं कि हम एक तरफ से दोनों का कंपैरिजन बता सकें। ठीक है, अब इनके रूल हमें बताने हैं। अब इसके नीचे हमें रूल बनाना है, तो मैं पूरा मिटाता हूँ। आप चूंकि अपनी कॉपी में बनाइएगा तो एक एक बना लीजिएगा, या चलिए हम यही बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम जैसे आपको समझाते जाएंगे वैसे आप बनाते चलिएगा। तो पहले सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी को हमने कितने टुकड़ों में तोड़ दिया? 2। इसके लिए कौन से रूल बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, अब ध्यान रहे यहाँ 6 माह से अधिक को एक पूर्ण वर्ष मान लेते हैं। 6 माह से अधिक को पूरा वर्ष मान लिया जाएगा। 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मान लेते हैं, पूर्ण वर्ष मान लेते हैं। ठीक, अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा नौकरी की है तो 6 माह से अधिक अगर नौकरी हो गई तो माना जाएगा कि आपके 1 साल पूरे हो गए। नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मान लेंगे। अब ये टर्म्स आप हटा लीजिए। नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर अंतिम माह के वेतन के आधार पर, अंतिम माह के वेतन के आधार पर, अंतिम माह के वेतन के आधार पर, के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन, के आधार पर 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन, अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, अथवा 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख। मतलब ग्रेच्युटी की अधिकतम कर मुक्ति कितनी मिलेगी? 20 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये अब 20 लाख हुई, पहले 10 लाख थी, उसके पहले 5 लाख, उसके पहले 3 लाख। ठीक है, तो इन तीनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो कम होगा वही उतना कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी। चलिए ये इतना तो हमने परख लिया, लेकिन अभी यहाँ बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। क्या क्या, आइए बताते हैं। तो आपने ये रूल तो बता दिया कि पहले हमने देखा सरकारी कर्मचारी को अगर ग्रेच्युटी मिली तो कर मुक्त, अगर गैर सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिली तो 2 बातें, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। ये थ्योरी आपको लिखना बता रहा हूँ, आप चार्ट बना दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पूरे फुल 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलेंगे। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के लिए कर योग्यता, तो ऐसे आप लिखिएगा कि वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं
मतलब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन आते हैं? धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 2 में मैंने अभी बताया कि जिन पर पिछले 12 महीने में किसी भी दिन जिस संस्था में कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी तो वहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू। तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मान लेते हैं। अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन। नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर 6 माह से अधिक को पूर्ण वर्ष मान लिया जाएगा। अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन। वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी और अधिकतम 20 लाख। मामला इतना सीधा नहीं है। नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष कैसे? एक उदाहरण लेते हैं मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे 26 साल 7 महीने 3 दिन नौकरी किया। ठीक, तो 26 साल 7 महीने 3 दिन उन्होंने नौकरी किया, तो वो 26 साल 7 महीने हुए ना। तो जब यहाँ पे ये कहा गया जितने कंप्लीट ईयर हो गए वो तो ठीक है, जब भी आप रिटायरमेंट करोगे तो अपने पीछे एक पार्ट छोड़ के जाओगे, कुछ महीने बने रहेंगे, मतलब कुछ साल होंगे, कुछ महीने रहेंगे। तो जो महीनों की संख्या है अगर वो 6 पहुंच गई है, 6 महीने हो गए, तो उससे भी 1 साल मान लिया जाएगा। तो अभी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि 26 साल 5 महीने 29 दिन किया तो भाई 6 महीने पूरे नहीं हुए। जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे, 26 साल 6 महीने, तो वो कितना हो जाता? 27 साल हो जाता। ठीक है, तो अगर आपने नौकरी की, नौकरी में कुछ संपूर्ण वर्ष हैं और अंत में कुछ महीने, और वो महीनों की संख्या अगर 6 या उससे ज़्यादा है तो उसे 1 साल मान लेंगे। तो नियम यह है, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 days सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ सैलरी फॉर फुल्ली कंप्लीटेड ईयर। क्या मैंने कहा? 15 days सैलरी, लेकिन ये मौसमी संस्थाओं में केवल 7 दिन का वेतन होता है। हर जगह तो 15 दिन का होगा, लेकिन मौसमी संस्थाओं में केवल कितने दिन का होगा? 7 दिन का। तो जानते रहिए, लास्ट मंथ सैलरी मतलब 15 days सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ सैलरी फॉर फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ जॉब या सर्विस। ठीक है, तो हम अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन, ये 15 दिन का वेतन कैसे निकलेगा? 15 दिन के वेतन की गणना, 15 दिन के वेतन की गणना, भाई आप थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, हमारा पेज खत्म हो रहा था। 15 दिन के वेतन की गणना, तो यहाँ अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह का वेतन गुणे 15/26। अब लो एक समस्या और, मतलब यहाँ 1 महीने को कितने दिन का माना जाएगा? 26 दिन का माना जाएगा। बुद्धिमान तो आप बहुत हो, आपने तुरंत सोच लिया कि 4 संडे निकल गए। बेटा ये रूल में कहीं नहीं लिखा कि ये संडे छोड़े जाते हैं। ठीक, तो नियम तो यही है कि महीने को कितने दिन का माना जाता है? 26 महीने का माना जाता है। तो अंतिम माह का वेतन गुणे 15/26, पहले वो निकालेंगे जितने साल नौकरी किया होगा उससे गुणा कर देंगे। तो अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी अथवा अधिकतम 20 लाख, दोनों में जो कम हो। लेकिन मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ वेतन मिले वहाँ वहाँ अर्थ बदलेगा। तो यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? वेतन का आशय, वेतन में क्या क्या आएगा? तो वेतन में यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। क्या? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। फिर एक समस्या, चाहे महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, हमेशा आएगा। कंफर्म? तो पूरा नियम क्या बन गया? आपने जान लिया। ठीक है, कि अगर वो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है तो पहले ये देखिएगा कि उसकी लास्ट मंथ की सैलरी कितनी है। लास्ट मंथ की सैलरी निकालने के लिए आप करिएगा क्या? लास्ट महीने का बेसिक सैलरी और लास्ट महीने का डियरनेस अलाउंस दोनों जोड़ देंगे। दोनों जोड़ के गुणे 15/26 करेंगे तो 15 दिन का वेतन आ जाएगा।
फिर जितने साल नौकरी पूरी हुई रहेगी उस 15 दिन के वेतन से उसमें कर देंगे गुणा। तो नियम बन जाएगा, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, 6 माह से अधिक को पूरा साल मान चुके होंगे, तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन। फिर वास्तव में जितनी ग्रेच्युटी दी गई होगी वो, अथवा अधिकतम 20 लाख। तीनों में जो कम होगा वही उतना कर मुक्त होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, जितनी मिली होगी उसमें से एग्जेम्प्ट घटा देंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया 15 दिन के वेतन की गणना होगी कैसे, तो अंतिम माह का वेतन गुणे 15/26। नोट, एक माह बराबर 26 दिन माना जाएगा। वेतन में क्या क्या आएगा, मूल वेतन और महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हमेशा आएगा चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो। ये नियम तो तब है जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते तो आइए उनके भी नियम जानते हैं। कैसा, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर मतलब यहां आंशिक अवधि छोड़ दी जाती है, आंशिक अवधि छोड़ दी जाएगी, आंशिक अवधि छोड़ देते हैं, ठीक, आंशिक अवधि छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या बना, पूरे पूरे साल लिए जाते हैं, पूरे पूरे साल लिए जाते हैं, ठीक। अगर आप जैसे अभी पिताजी का उदाहरण दिया था हमने अपने कि 26 साल 7 महीने 3 दिन नौकरी किया, तो इस क्वेश्चन में उनके लिए नौकरी के कितने साल पूरे माने जाएंगे, 27 साल। उस 6 महीने के सेक्शन को हम पूरा 1 साल मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक संपूर्ण वर्ष कहा गया है, जो पार्टली पीरियड है उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ केवल 26 साल माना जाएगा, वो 7 महीने 3 दिन का खंड नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ एक लॉजिक बनता है, 11 महीने 32 दिन नौकरी किया तो भाई 12 महीने नहीं पूरे हुए, 12 महीने नहीं पूरे हुए मतलब साल पूरा नहीं हुआ, तो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर आंशिक अवधि को छोड़ देते हैं। औसत माह, औसत वेतन के आधार पर, औसत वेतन के आधार पर, औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, यहाँ आधे माह कहा गया है और वहाँ 15 दिन, दोनों में अजीब बातें लिखी ना। आधा महीना तो 15 दिन का होता है, लेकिन बेटा यहाँ एक महीने को 26 दिन का माना गया था, वहाँ आधे माह कहा गया है, मतलब गुणे 15/30 या गुणे 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो पूरी नियम क्या बने, औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, अथवा अधिकतम 10 लाख। ये अधिकतम 10 लाख की सीमा 29 मार्च 2018 से बनी है, 29 मार्च 2018 से। अधिकतम 20 लाख, सॉरी 10 लाख निकला क्या, अधिकतम 20 लाख, अधिकतम 20 लाख की सीमा कब से बनी है, 29 मार्च 2018 से। तीनों में जो कम हो, विच एवर इज लेस, इक्वल एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी, इक्वल एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी। चलिए ये तो हमने जान लिया, एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी। फिर से जान लीजिए नियम क्या क्या बना। अब यहाँ आपने देखा ना, नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर आंशिक अवधि को छोड़ देते हैं, औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, अथवा अधिकतम 20 लाख। तीनों में जो कम होगा वही उतना कर मुक्त होगा। चलिए मान लिया, कुछ तर्क देते हैं। आपने ये जाना तो ये औसत वेतन कहाँ से आएगा, औसत वेतन की गणना पिछले 10 महीने के वेतन के आधार पर की जाएगी, मतलब औसत पिछले 10 महीने के वेतन का औसत वेतन लिया जाएगा। औसत वेतन, एवरेज सैलरी, औसत वेतन
पिछले 10 माह के वेतन का औसत, पिछले 10 माह के वेतन का औसत। ठीक है, चलिए औसत वेतन पिछले 10 माह के वेतन का औसत लिया जाएगा, मान लिया। लेकिन पिछले 10 महीने के वेतन में क्या क्या लिया जाएगा? तो पिछले 10 महीने के वेतन में 4 चीज़ें शामिल करते हैं। मूल वेतन, ये वेतन का सा है मीनिंग ऑफ सैलरी, मूल वेतन, मीनिंग ऑफ सैलरी में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं। लेकिन ये तभी आएगा जब सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, चीज़ें मिक्सअप ना होने पाए बेटा। यहाँ सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो चलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो तो। महंगाई वेतन और बिक्री पर प्राप्त निश्चित दर से कमीशन, बिक्री पर प्राप्त निश्चित दर से कमीशन, कमीशन ऑन सेल। मतलब कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। तो ये चारों चीज़ें मिलके वेतन पिछले 10 महीने का पहले हम कुल वेतन निकालेंगे। जब कैसे करना होगी तब देखिएगा। पहले पिछले जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के ठीक पीछे के 10 महीने का पहले टोटल वेतन। जब 10 महीने का टोटल वेतन आ जाएगा उसमें हम 10 से भाग कर देंगे। जब उसमें हम 10 से भाग कर देंगे वो एवरेज वेतन आएगा, एवरेज सैलरी। उस एवरेज सैलरी का 1/2 कर देंगे, फिर जितने साल नौकरी की होगी उससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ मंथ सैलरी, फिर से जान लीजिए, हाफ मंथ सैलरी on the basis of average salary for fully completed year of service. Actual gratuity received are maximum 20 लाख। तीनों में जो कम होगा वो उतना करमुक्त होगा, एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी होगी। वेतन में क्या होगा? पिछले 10 महीने का वेतन का औसत लिया जाता है और वेतन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 4 चीज़ें आती हैं, मान लिया। तो नियम ये है कि अगर किसी, पूरे नियम अब जान लीजिए, फिर हम नियम समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं। तो हमने ये कहा ग्रेचुटी कहते कि अब पूरा ग्रेचुटी का चार्ट आपके सामने है। हम ग्रेचुटी कहते किसे हैं? अगर किसी मालिक द्वारा कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके विधवा या बच्चों को अगर कोई नकद सहायता दी जाती है जिसे मालिक देने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन मालिक की तरफ से ये कृपा होती है, अनुग्रह होती है, उसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। ग्रेचुटी कर योग्य भी होती है और करमुक्त भी होती है। अगर ये एग्जेम्प्ट है तो सैलरी में नहीं जुड़ती, अगर ये टैक्सेबल है तो सैलरी में जुड़ेगी। तो हमें इसकी कर योग्यता परखनी होगी। कैसे? अगर किसी मालिक द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को ग्रेचुटी दी गई, कौन सरकारी कर्मचारी? मतलब आपका नियोक्ता केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सत्ता। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको ग्रेचुटी मिलती है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको ग्रेचुटी मिलती है तो आपको मिलने वाली ग्रेचुटी पूरी पूरी करमुक्त है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक, चाहे आपको कितनी भी ग्रेचुटी क्यों ना मिले, आप केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी हों, तो आपको मिलने वाली ग्रेचुटी पूरी पूरी करमुक्त होती है। गैर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेचुटी, 2 नियम हैं। अगर वो अदर एम्प्लॉय में आते हैं तो 2 नियम। क्या उन पर ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है? क्या उन पर ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता? तो यहाँ कई कहे गए हैं। इसमें ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 में जो किसी संगठन, फैक्ट्री, खान, आउटफील्ड, बंदरगाह, रेलवे, किसी दुकान में प्रवीणता, अर्ध प्रवीणता, गैर प्रवीणता, हस्त संबंधी, प्रबंध संबंधी, इतने नियम दिए गए। कुछ ना यार, मैं जो बताता हूँ वो याद रखना। क्या
कि जिन संस्थाओं में पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी, उस संस्था पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। एक बार लागू हो गया तो वो अब साल भर लागू रहेगा। बीच में कर्मचारियों की संख्या कम भी हो जाए 10 से तो कोई फर्क ना पड़ता। ठीक, तो जिन संस्थाओं में पिछले 12 महीने में कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा थी, वहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू। और जिन संस्थाओं में पिछले 12 महीने में कर्मचारियों की संख्या 10 नहीं पहुँची, वहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हुआ। तो जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हुआ वो धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 2 में, और जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं हुआ वो धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 3 में आते हैं। और धारा 10 की उपधारा 10 की उपधारा 1 में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं कर मुक्त। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर 6 माह से अधिक अगर नौकरी की थी तो उसे पूरा 1 वर्ष मान लिया जाता है। नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन। पहले जिस दिन वो कर्मचारी रिटायर हुआ, लास्ट मंथ में उसकी सैलरी कितनी थी। सैलरी में 2 चीज़ें, मूल वेतन और महंगाई भत्ता, चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, हमेशा जोड़ देंगे। मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ के वेतन बनेगा। उस वेतन का गुणे 15/26 करेंगे, फिर जितने साल नौकरी की गई है उससे गुणा होगा। तो अंतिम माह के वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए। अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी अथवा अधिकतम 20 लाख, तीनों में जो कम है वो कर मुक्त होगा। तो आपने 15 दिन के वेतन की गणना जान ली, अंतिम माह का वेतन गुणे 15/26। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 माह बराबर 26 दिन, तो 15 दिन का वेतन मतलब 15/26। वेतन में क्या क्या आएगा? मूल वेतन और महंगाई भत्ता। अब हम आ जाते हैं वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर पार्टली पीरियड को छोड़ देते हैं। वो 11 महीने 29 दिन ही क्यों ना हो, छोड़ दिया जाएगा, पूरे 12 महीने होने चाहिए। तो नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर औसत वेतन के आधार पर आधे माह का वेतन, अथवा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी अथवा अधिकतम 20 लाख, तीनों में जो कम होगा वो करमुक्त ग्रेच्युटी होगी। लेकिन यहाँ जो औसत वेतन लिया जाएगा वो कितना? पिछले 10 महीने के वेतन का औसत लिया जाएगा। और पिछले 10 महीने के वेतन में क्या क्या आएगा? मूल वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन और बिक्री पर कमीशन। लेकिन महंगाई भत्ता वही आएगा जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो। तो पहले पिछले 10 महीने का टोटल वेतन निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, वो एवरेज सैलरी आएगी, इंटू 1/2 करेंगे, वो हाफ मंथ सैलरी आएगी। जब हाफ मंथ सैलरी आ जाएगी, जितने साल नौकरी कंप्लीट होगी उससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इतने नियम तो ग्रेच्युटी के बने। ग्रेच्युटी के लिए ये नियम चाहे कर्मचारी खुद ग्रेच्युटी पाए चाहे उसके परिवार का सदस्य उसकी मृत्यु के बाद, दोनों के लिए यही नियम अप्लाई होंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 1 से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी मिलती है, तो जैसे आप एक आर्मी के कर्मचारी को मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, या कोई अन्य संस्था, आर्मी को तो चूंकि करमुक्त हो जाएगी, अन्य किसी संस्थान मान लीजिए, आप एक संस्था में नौकरी कर रहे हो और आपको एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है, वहाँ आपकी करमुक्ति 6 लाख बनी थी। अब दूसरी बार फिर से आपको ग्रेच्युटी मिली, तो जब दूसरी बार आपको फिर से ग्रेच्युटी मिलेगी तो जितनी ग्रेच्युटी मिलेगी अधिकतम करमुक्त सीमा आपको 20 लाख की मिलनी है। तो 20 लाख में से तुरंत वो 6 लाख माइनस हो जाएंगे, यहाँ कितना कर दिया जाएगा? 14 लाख। मतलब आप अपने जीवन में 20 लाख की ग्रेच्युटी पाएंगे। अगर पीछे आप ग्रेच्युटी पा चुके हैं तो तुरंत वो ग्रेच्युटी उतनी क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। ठीक है, वो तुरंत उतनी ग्रेच्युटी घटा दी जाएगी क्योंकि ये करमुक्ति आपकी सीमा 20 लाख ही तय कर दी गई है। ठीक है, तो ये सिंपल नियम यह है कि अगर पीछे किसी नियोक्ता से ग्रेच्युटी मिली है तो जो अधिकतम सीमा है वो अधिकतम सीमा क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ग्रेच्युटी के नियम थे।
अब इसी नियम पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो पहले ये रूल तैयार हो जाए। ये रूल आपको मैंने विधिवत बता दिया और कई बार बता दिया। और अब ये मान के चलिए पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपकी किताब में यहाँ कई सवाल दिए गए हैं, 5-6 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं पहले ये रूल क्लियर कर लें, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो आप पहले ये रूल क्लियर करिए। आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये 10 नंबर में आ रहा है इस बार एग्ज़ाम में, श्योर है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे रेगुलर क्लास पा सकते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ये सब कुछ। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।